दो कोई भी वेक्टर हो, मान लो P और ये Q, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तब तो ऐसे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते थे, और पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके बीच में ये रिजल्टेंट आता था। तो ये रिजल्टेंट जो एंगल बनाता था अल्फा, यदि मैंने P से देखा अल्फा एंगल बनते हुए, तो अब बारी आता है कि हम अल्फा ढूंढना चाहते हैं कितना होगा। तो अल्फा ढूंढना चाहते हैं कितना होगा, तो 10 अल्फा लिखते हैं। 10 अल्फा इक्वल्स टू, कहां से शुरू करें, Q से, Q का लेंथ इंटू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यदि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पर देखते हैं फिर से एक C और एक D, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है R, C और D का रिजल्टेंट दिख रहा है R, यहाँ इनके बीच का एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा। अभी आएगा, ये C ये D, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, ये इनके बीच का एंगल थीटा। बताओ अब कि हम लोग यदि लिख रहे हैं 10 अल्फा, तो 10 अल्फा क्या लिखना चाहिए, D sin थीटा अपॉन C प्लस D cos। हाँ, C प्लस D cos थीटा, तो ये लिखना हम सीख गए। तो ये कभी भी हमें एंगल देखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। और R हर एक स्थिति में क्या लिखते, R यहाँ क्या लिखते, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos थीटा। वहां पर यदि काले वाला जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें R लिखते, तो वो लिख रहे होते तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी डी cos थीटा। ये ध्यान रखते हैं हम लोग, ये पॉइंट यहाँ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कर लोगे, cos 30 हो जाएगा √3/2। cos 120 cos 90 प्लस 30 कर लोगे, साइन 30 हो जाएगा, नहीं माइनस साइन 30 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2। अब ये डाटा आपके पास है 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए तो 6 और 4 क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो 6 और 4 10 और 2 के बीच में सारे हो सकते हैं। Which of the following can be resultant of? तो 6 और 4 10 can be the resultant। तो हाँ, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ये 11 नहीं हो सकता, और देख लो 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच रहता है। ध्यान देना ना, 6 माइनस 4 से 6 प्लस 4 के बीच r होगा। r का वैल्यू 2 से हाँ इक्वल्स टू भी आएगा 2 से 10 तक। जब सोचो ना, एक बक्सा रखा हो, इधर 6 न्यूटन लगे और इधर 4 न्यूटन लगे, तो नेट कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। एक तरफ 6 न्यूटन और एक तरफ 4 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन हो जाएगा रिजल्टेंट। सिंपल सा लॉजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आते चले जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिख जाएगा आपको। एंगल दे दिया गया है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड 2 है और एंगल है 60 डिग्री। रिजल्टेंट आपने देख लिया, वैसे स्पेशल केस भी सोच सकते थे। अच्छा, यहाँ उनके सबट्रैक्ट करने पर क्या होगा उस बात को समझो, ध्यान से देखना। आपसे कहा गया है दो वेक्टर हैं एक जैसे, इनका नाम ए इनका नाम बी, इनके बीच 60 डिग्री का एंगल, तो एक रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी और उनका लेंथ हमें चाहिए। तो लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू cos 60। ये हो जाता 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इंटू 1/2। ये हो जाता 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट में 3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाता, ये हो जाता 2√3। अच्छा, यदि कोई कह दे a माइनस बी क्या होगा, तो ध्यान से देखना ना, माइनस बी इधर आ जाएगा, यहाँ एंगल 120 हो जाएगी या नहीं। और अब यहाँ यदि रिजल्टेंट देखते हो तो वो इस बीच में आएगा, a और माइनस बी का रिजल्टेंट, और उसका लेंथ कितना लिखोगे, तो लेंथ वाला फॉर्मूला थोड़े ना बदलेगा। इधर भी ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू cos 120। ये नहीं कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में माइनस डालूंगा,
आप तो ऐड ही कर रहे हो ना, दो यूनिट वाले वेक्टर जिनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट के लिए आप देखिएगा cos 120 -1/2 हो जाएगा, और -1/2। और वैसे भी यार सोचो ना, 120 डिग्री पे दो एक जैसे वेक्टर, रिजल्टेंट उतना ही हो जाएगा 2। स्पेशल केस याद आ गया। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यदि इसको एक बार ऐसे भी देखो, मान लो दो वेक्टर होता ना तुम्हारे पास, ए और बी, ए और बी, तो इनका ध्यान देना, जब हम बना रहे होते पैरेललोग्राम और उसमें रिजल्टेंट आ गया हमारे सामने, ये इसको क्या लिख रहे थे, ए प्लस बी। अब यहां चेक करो, ए माइनस बी चाहिए तो क्या करेंगे, बी को माइनस बी कर दो। अब पैरेललोग्राम बनाओगे तो देखो ध्यान से, ये ऐसे आएगा और यहां पर हम देख रहे होंगे, यहां पर हम देख रहे होंगे ए माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। उतना मेहनत ना करें तो सीधे ए माइनस बी वेक्टर वाला। और ये जो डायगोनल है और यहाँ जो डायगोनल बनता, वो दोनों एक ही जैसे तो आ रहे हैं, देखो तो सही। तो एक ही जो रेक्टेंगल बन रहा है या पैरेललोग्राम बन रहा है, उसमें एक डायगोनल यदि ए प्लस बी है तो दूसरा डायगोनल ए माइनस बी भी है। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, अच्छी बात, एक काम और करो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये ए और बी है और बीच वाला ये जो है ना, इसका नाम राम मोहन सोहन कुछ रख देता हूं, डी। ध्यान से देखो तो इन तीनों में, यहां तुमने पैरेललोग्राम बनाया होता ना, तो यहाँ यदि तुमने पैरेललोग्राम बनाया होता तो उसमें ये दूसरा वाला डायगोनल है। यदि तुमने पैरेललोग्राम बनाया होता तो इसमें दूसरा वाला डायगोनल है ये। अरे यार कलर क्यों नहीं बदल रहा। अब ये गौर करो, यदि मैं यहाँ ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूं तो क्या तुम्हें दिख रहा है बी प्लस डी मिलकर ए के बराबर हो जाएंगे? यस सर। बी प्लस डी, बी पर चल करके गए, फिर डी तक चल करके आए, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया, ए के। बड़ा मुश्किल से गर्दन घुमा रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो जब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ सोचें। तुम्हारे सामने यदि कोई ऐसे चल के जाए और ऐसे चल के जाए, तो ये यहाँ पर क्या रिलेशन लिखोगे, सोच के बताना पी क्यू आर में। तो ध्यान से देखो, पी पे चल के आया, आर पे चल के गया, या सीधे पी से ही जाता, ये क्यू पे चल के आया, आर पे चल के आया, और सीधे पी से भी जाता तो वहीं पहुंचता। तो पी वाला किसके बराबर कह दोगे, क्यू प्लस आर के बराबर कह दोगे। यस सर, नहीं इसमें तुम कंफ्यूजन में आते हो। देख लो, फिर से देख लो, ये है ऐसे चल के गया और ऐसे चल के गया और ये ऐसे चल के गया, इनका नाम रखता हूं मैं सी डी ई। तीन वेक्टर हैं, इनमें क्या रिलेशन होगा, ई किसके बराबर होगा, सी प्लस डी। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो इस वेक्टर को ये भी लिख सकते हो, यहां से यहां वाला वेक्टर लिख दोगे माइनस ई। तब क्या रिलेशन तुम लिख सकते हो, सी प्लस डी माइनस ई इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हो, मैं फिर से लिख के बता रहा हूं, सी प्लस डी माइनस ई पे चल के आए इक्वल्स टू 0। ये भी लिख के चल सकते, पॉलीगन लॉ। बात समझ में आई? तो ये सोचने का तरीका, या पहले ये लिखा ना, इसी में देखो ना, ई को इधर से उधर लेके चले जाओ, सी प्लस डी माइनस ई, तो भी चलेगा। तो ये इसको ब्रेन को ट्यून करो, कैसे भी देखें, देखने के लिए तैयार करो। तो हमने आपसे क्या कहा कि जब आप पैरेललोग्राम लगाते थे लॉ, तो पैरेललोग्राम लगा लेते थे लॉ और ये आता था ए प्लस बी। लेकिन आज थोड़े अच्छे मूड में हैं, हम इस वाले डायगोनल से जान पहचान कर रहे हैं। यहाँ जो एक डायगोनल है ये क्या होगा, इसका नाम रख दिया है हमने डी। तो क्या हम लिखेंगे, बी प्लस डी बराबर किसके लिख देंगे, ए। तो डी बराबर कितना आ गया बताना था, तो इसीलिए यही तो मैं कह रहा था
ए माइनस बी आ जाएगा, ये दूसरा वाला डायगोनल। दूसरा वाला डायगोनल कितना हो जा रहा है, चेक करके देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, दूसरा वाला डायगोनल, ये डी वही तो है। छोड़ो ये सब बात, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो अच्छी बात, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये बढ़ते चले गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये देखो तो, क्वेश्चन नंबर 4 वाला चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में ए प्लस बी प्लस सी, तुम लोगों के पास बुकलेट है? बुकलेट है? हाँ देख लो, तुम्हारे पास नहीं है? हाँ वही प्रैक्टिस पेपर है ना अभी जो कल मिला था, हाँ वो चेक कर लो। तो चौथा वाला क्वेश्चन देखो तो, ट्रायंगल कैसा कह रहा है, ए परपेंडिकुलर है बी के, तो राइट पैरेललोग्राम लॉ से बेहतर है ट्रायंगल लॉ बना लो। ए और बी परपेंडिकुलर और उनका सम हो गया ये सी। हाँ दो, बहुत बढ़िया। तो ए 10 हो जाएगा, कैसे पता चला, ए दिया गया है 10, बी दिया गया है 20, बी और सी के बीच का एंगल चाहिए। तो बी और सी के बीच का एंगल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ लिख देना पड़ेगा अल्फा या थीटा कुछ भी, और वहां 10 अल्फा हम लिख लेंगे। 10 अल्फा लिख लेंगे, ए की लंबाई बटे बी की लंबाई। ए की लंबाई कितनी है, 10/20, 1/2, क्योंकि दोनों के हेड एक जगह है तो वही तो एंगल हो जाएगा बी और सी के बीच का। हाँ नहीं नहीं, अच्छा बी और सी का एंगल चाहिए ए के साथ, तो बी का एंगल ए के साथ तो 90 डिग्री है ही। फाइंड बी एंड एंगल ऑफ सी विथ ए। तो इसमें पहले बी फाइंड करें। चलो तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो चित्र देखते हैं एक बार फिर से। ये सी है 20 और ए है 10, और 10√3 होगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी हो गया, यहाँ पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, 300, 10√3। परफेक्ट, हाँ अब ठीक है, 10√3। हाँ हाँ वो उससे गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ पर ये जब आ गया 90 डिग्री होने के कारण पैथागोरस थ्योरम, तो अब पूछ रहा है सी और ए के बीच का एंगल। तो यहाँ पर कह दो ये सी और बी ए के बीच का एंगल अल्फा, तो 10 अल्फा क्या लिख देंगे, बी का लेंथ बाय ए का लेंथ। बी का लेंथ कितना आ रहा है 10√3, ए का लेंथ कितना आ रहा है 10, ये कितना हो गया √3, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर चेक करो, एक डी के बारे में कहा गया है कि ये ए माइनस बी के बराबर है, बी माइनस ए के बराबर है, तो डी को क्या लिख सकते हो तुम, बी और प्लस माइनस ए, बी और माइनस ए का वेक्टर सम वही होगा बी माइनस ए, बी और माइनस ए, और डी का वैल्यू है 25 और ए और बी परपेंडिकुलर है। इतनी कहानी जब हमारे सामने में दे दिया गया तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, पहले 90 डिग्री वाले सोचे। मान लो यहाँ पर मैंने बनाया बी और यहाँ बनाया ए। लफड़ा क्या है कि हमें ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस ए, तो माइनस ए इधर आ गया। हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, मैंने रैंडमली शुरू किया 90 डिग्री पे ए बी लेके और माइनस ए बना लिया। देखना स्क्रीन पे देखना एक बार। अब यहाँ पर चेक करो, ए माइनस बी माइनस ए वाला कौन सा लेंथ आएगा, ये आ जाएगा, काले रंग से मैं लिख दे रहा हूँ बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब ये जो है ये है कौन, इसी का नाम है डी, इसी का नाम है डी। तो डी वाले का लेंथ कितना दिया गया है 25। हाँ तो अब एंगल बिटवीन डी एंड ए, तो बहुत से हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं यहाँ आंसर। हाँ 90 डिग्री वाले ए और बी ढूंढते हैं, क्यों 3 और 4 एक आइडिया हुआ, ठीक ना। 3 और ये सोच लो ना, रूट और हाँ 5 और 5 अंडर √5 नहीं नहीं तो और कुछ एक्स वाई √x² + y² = 25। तो एक्स वाई के तो बहुत से वैल्यू हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ मिसिंग क्या है वो मैं एक बार बता दूं आपको कि यहाँ मिसिंग है कि आप कह दोगे कि यहाँ बहुत से एंगल हो सकते हैं, कोई एक बताना मुश्किल है। अब फिलहाल यहाँ चेक करें
तो जब तक बी और ए के बारे में ये ना कह दे कि दोनों के लेंथ एक जैसे हैं, तब तक मैं एंगल नहीं बोल सकता। यदि एक जैसे होंगे तो वो 45 डिग्री या 135 डिग्री कुछ दिख जाएगा, और यदि एक जैसे नहीं कहे गए तब तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कोई एंगल बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 1 PM to 5 PM। 1 PM से 5 PM, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिएगा। 1 PM से 5 PM में आवर हैंड के टिप का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। चेक कर लो। 1 से 5, तो यहाँ 12 बज रहे होंगे। ये 1, ये 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब ये बताओ, आवर हैंड 1 पे ऐसे आया और फिर वो कभी ना कभी आवर हैंड दूसरे किसी इंस्टेंट पे 5 पे है, कितने डिग्री का एंगल होगा? ये सारे एंगल कितने होते हैं? सारे 30 डिग्री होते होंगे, क्योंकि 12 30 वो इकट्ठे होके 360 हो जाएगा। 120 डिग्री होगा। तो यहाँ हो गया 120 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, तो दोनों के ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, ध्यान देना, यहाँ से देखना, और ये टिप का ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये सर्कुलर आर्क होगा ना, तो सर्कुलर आर्क में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है पाथ, और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शॉर्टेस्ट वाला दिख रहा है डिस्टेंस, हमें उसका लेंथ चाहिए। और वो चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया गया है क्या वो टिप का ये कितना लेंथ है। मान लेते हैं लेंथ है r। यदि ये लेंथ दिया गया, हमने मान लिया कुछ l, यदि ये r दे दिया जाए या l दे दिया जाए, कुछ तो दिया जाएगा। तो मान लो ये r दिया गया, तो अब मैं कैसे निकालूंगा? नहीं, आप ये जो है आपको हमने आपके ग्रुप पे शेयर भी कर दिया है PDF। आप सॉल्यूशन चाहे तो नोट करें या सॉल्यूशन चाहे तो देखकर समझने की कोशिश करें, ठीक है? ये प्रैक्टिस पेपर का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर भी आपके डाउट रह जाएंगे तो R√3 है क्या डिस्प्लेसमेंट? हाँ, अब कैसे देखेंगे उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने ट्रायंगल बना लिए ना, और मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या ये 60 डिग्री और 60 डिग्री दिख गया? ये r है, तो यहाँ वाला लेंथ कितना हो गया? r sin 60। और उसी तरह ये r है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? r sin 60। तो टोटल ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? s का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस r sin 60, ट्वाइस r√3/2। तो ये हो गया r√3। यही आया है ना? ठीक, 2r, हाँ 2r sin 60 r√3। हाँ, साइन रूल भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया, साइन रूल भी लगा सकते हैं। ये आइडिया ओके है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर, आपने वेक्टर क्यों नहीं सोचा यहाँ? हाँ, मैंने वेक्टर सम या सब्सट्रैक्शन सोचने के बजाय हमने वेक्टर को आंखों से देखा। आंखों से देखने के बाद हमने सीधे उनके लेंथ को ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी अप्लाई करके पता कर लिया। एक बच्चे ने कहा है कि सर यहाँ साइन रूल लगा सकते हैं, तो ध्रुव का आइडिया परफेक्ट है कि साइन रूल लगा सकते हैं। तो साइन रूल था क्या सर? वही मैं भूल गया। तो याद करो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री। ये 120 डिग्री है, तो यहाँ कितना कितना होगा? 60-60 या 30-30? 30-30 हो गया। अब क्या लिखेंगे? साइन 120 s बाई साइन 120 r बाई साइन 30, r बाई साइन 30, ये लिख सकते हैं। साइन सामने वाले साइड और सामने वाले एंगल का साइन, इनका जो रेशियो होता है वो सेम कर देते हो, कांस्टेंट रहता है। तो ये s हो जाएगा r साइन 120 बाई साइन 30। साइन 120 हो जाएगा r वो कॉट 30 90, हाँ, और ये साइन 30, ये r कॉट 30 आ गया। और कॉट 30 हम लोग शायद जानते हैं √3। ऐसे भी देख सकते हैं साइन रूल से भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ अप्लाई किया है साइन रूल। सर ये रूल क्या होता है एक बार बताना आप, मैं इस पेज को क्लियर कर दूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए तो 2 यूनिट का वेक्टर है, x के पैरेलल दिख रहा है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में इसको कितना लिखेंगे आप? 2 x के डायरेक्शन में वेक्टर को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 2 यूनिट का वेक्टर है x के पैरेलल 2i कैप, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हाउ विल यू राइट द वेलोसिटी ये वेक्टोरियली इफ y प्लस किधर है? डाउनवर्ड। यदि y प्लस डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन कितना लिख दोगे? gj कैप। यदि अपवर्ड y प्लस होता तो एक्सेलरेशन क्या लिख देते? माइनस gj कैप, क्योंकि y जो है j कैप है। यदि डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो j कैप g। और यदि ऊपर की तरफ प्लस y मानोगे तो एक्सेलरेशन लिखोगे माइनस gj कैप। ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया? जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया अभिनव। ये एक्सेलरेशन 8th वाले क्वेश्चन के लिए हैंड राइज करने को कह रहा हूं। 8th वाले क्वेश्चन में हैंड राइज करने को कह रहा हूं। यहां कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हाउ विल यू राइट इट वेक्टोरियली इफ y प्लस इज डाउनवर्ड। यदि नीचे की तरफ y एक्सिस ले दिया जाए प्लस, तो g उसी के डायरेक्शन में है, आप क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस gj कैप। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात। यदि y ऊपर की तरफ लिया जाता प्लस y और एक्सेलरेशन नीचे होता तो हम क्या लिख देते? एक्सेलरेशन वेक्टर को माइनस gj कैप। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं इनमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई कैप जे कैप में लिखना है, आई कैप जे कैप में लिखना है और फिर आपको देखना है कि क्या ठीक ठाक है या नहीं। देखिए तो 9th वाले का, पहले वाले का आई कैप जे कैप में क्या लिखेंगे? डाटा 3 cos 30 आई कैप प्लस 3 sin 30 जे कैप। ये पहला वाला हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब दूसरा बताओ कैसे लिखोगे? 3 cos 30 आई कैप माइनस 3 sin 30 जे कैप। नीचे कैसे? अरे देखो ना इधर और इधर। तीसरे वाला को चेक करो, ये थर्ड वाला यहाँ पर है। थर्ड वाला कैसे लिखेंगे आप? थर्ड वाला लिख रहे हैं -3 cos 30 -3 cos 30 आई कैप। बहुत बढ़िया। -3 sin 30 जे कैप, दोनों माइनस, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट देख रहे हैं, वर्टिकल डाउन माइनस जे और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट माइनस आई। अच्छा चौथा वाला बताइए, -3 cos 30 आई कैप प्लस 3 sin 30 जे कैप। ये देखिए जल्दी में, तुरंत दिख जा सकता है। जिन लोगों को दिख गया हैंड राइज कर दो प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदित्य, लव, सक्षम, अभिनव एक बार धीरे धीरे समझाऊं। हेलो, यस सर, एक बार देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसे आपको यहाँ क्लियर किया, फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए पहला वाला, पहले वाले के लिए ये चित्र में ओरिजिन पे पकड़ करके ले आए, पूंछ वेक्टर का ओरिजिन पे रखा। अब बताओ इसके जो दो टुकड़े करोगे वो किस किस डायरेक्शन में दिखेगा? यहाँ पर एक बॉक्स रखा होता और उसको ये इधर धकेल के ले जाता, ये रिजल्टेंट है। इस एक आदमी के बदले दो आदमी जो फोर्स लगाते वो किधर किधर लगा रहे होते? एक इधर, इसे Fx कह देते, और एक इधर, इसे Fy कह देते।
यदि ऐसा होता जैसे कि दूसरे नंबर वाले में है, ये दूसरा नंबर, दूसरे नंबर वाले में है, बॉक्स पे आप इधर देख रहे हो फोर्स लगता हुआ रिजल्टेंट, इसके दो कंपोनेंट किधर किधर दिखते हैं आपको, एक एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या अभिनव इसको और समझाऊं थोड़ा डिटेल? यस सर, समझ गया। समझ गए। तो अब बताओ पहले वाले में आई कैप जे कैप में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा? सर पहले वाले में दोनों प्लस हैं। और दूसरे वाले में? सर दूसरे में आई कैप पॉजिटिव है, जे कैप नेगेटिव है। तीसरे वाले में? तीसरे में दोनों नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। और चौथे में? चौथे में आई कैप नेगेटिव है। और जे कैप पॉजिटिव है। ठीक। अब पॉजिटिव। कॉस किधर लिखते हैं, साइन किधर लिखते हैं, वो पता है? यस सर। जिधर थीटा जिसके साथ रहेगा वहां कॉस, और उसके दूसरी तरफ। जिन लोगों को ये समझ में आ गया आइडिया, फिर से हैंड राइज करें प्लीज। अभिनव, आदित्य, सक्षम। आदित्य और अपराजित, क्या मैं एक बार और बताऊं? लव शर्मा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अपराजित एक बार और समझाऊं आपको, प्लीज बताएं। आदित्य एक बार और समझाऊं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सब कोई। क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए दिया गया है और कह रहा है कि ए की लंबाई बताओ और ए का एंगल बताओ। तो ए में कितने टुकड़े दिख रहे हैं आपको, दो या तीन या एक? तो बहुत बढ़िया, सही है। ए में दो टुकड़े हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में? एक टुकड़ा है पॉजिटिव एक्स में और एक टुकड़ा है पॉजिटिव वाई में। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। पैरेललोग्राम बना लो, डायगोनल बना दो। चलो ए किन दो वेक्टर से मिलकर के बना दिख रहा है? ए आई और √3j से मिलके बना हुआ है। तो इसको क्या लिखोगे? ए वेक्टर को आप लिख रहे हो कि ये दो वेक्टर का सम है, 1i का किसके साथ? √3j के साथ। अब अक्ल लगाओ ना, दो वेक्टर का सम कैसे देखते थे, कौन सा रूल? तो ये आई वाला देख रहे हैं 1 यूनिट, और जे वाला कितना देख रहे हैं दूसरा वेक्टर? √3 यूनिट। तो ये ए वेक्टर कौन है, ये 1 वाला है या √3 वाला है या इनका रिजल्टेंट है? तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसे, हाँ कैसे बनाते थे रिजल्टेंट? तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से इन्हें कंप्लीट करते थे और फिर ये देखते थे। तो इसे हम कहेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर का चित्र बनाना समझ में आ गया। अब ए वेक्टर की आपको लंबाई बतानी है। ए वेक्टर की लंबाई कैसे लिखेंगे? ए कैसे लिखेंगे? अरे देखो ना यार, ये 1 है, ये √3 है, तो आपको पता है ना, √1² + √3 पाइथागोरस थ्योरम, √4 दैट इज 2। तो लंबाई दिख गया। और बताओ यहाँ पर ये एंगल अल्फा कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? तो 10 अल्फा कैसे लिखोगे आप? परपेंडिकुलर, तो सामने वाला कितना है? √3 बाई बेस। तो यहाँ से क्या पता चल गया तुम्हें? अल्फा हो गया 60 डिग्री। हमेशा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हैं, और कई बार प्रॉपर एंगल बताने के बाद एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे एक्स एक्सिस से तो निगेटिव ले लेते हैं। ये कई एजम्पशंस है। अच्छा चलो, जब हम बात कर रहे हैं बी, यहाँ पर दूसरे वाले चित्र का, दूसरे वाले चित्र में कौन सा लिखा हुआ है दो वेक्टर? -i का मतलब किधर? नेगेटिव डायरेक्शन। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का, और निगेटिव डायरेक्शन में। और दूसरा कितना है? √3। तो उसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा? उसके लिए आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे दूसरे के लिए? तो ये √3 और ये 1, इनका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? इस बीच में। ये आपको दिख रहा है ए नया वाला। और यहाँ पर जो एंगल बना रहे होंगे एक्स एक्सिस के साथ इधर से, वो 10 अल्फा हो जाएगा √3/2, √3/1। यहाँ से भी अल्फा पता चल गया 60। लेकिन एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से यदि हम एंगल बोलना चाहते हैं तो हम कितना कह देंगे? 120। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज वे में 120, नेगेटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री। और यदि उसका लेंथ कोई पूछे तो वही पाइथागोरस थ्योरम,
1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। सर -1 का स्क्वायर क्यों नहीं? भाई वो भी तो 1 ही स्क्वायर आएगा, तो माइनस के चक्कर में नहीं पड़ते, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आ जाएगा। क्या ये आइडिया सबके समझ में आ गया? जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया आदित्य सक्षम, आदित्य जैन सक्षम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लव शर्मा, अपराजित बालक एक बार और समझाओ। आदित्य, चलिए तो मैं मान लेता हूं कि ये थोड़ा समझ में आया। उसी तरह देखो तो यहाँ पर है एक तीसरा जो है ए आई रूट 3 है, ए आई माइनस रूट 3 जे, ये किधर होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये बताएं तो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है? आई माइनस रूट 3 जे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे फोर्थ डिसाइड में करेंगे? हाँ, 1 यूनिट इधर प्लस में 1 यूनिट और रूट 3 माइनस जे में। रिजल्टेंट कहाँ आ गया? यहाँ, ये आ जाएगा ए। लेंथ कितना हो जाएगा? 2। अल्फा देखेंगे यहाँ पर, 10 अल्फा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट 3/1। अल्फा हो गया 60 डिग्री। या तो एंगल पूछेगा ए का तो कहूंगा -60, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आए हैं एक्स एक्सिस से। या इधर से घूम के हम यदि दिखाएं एंगल, तो ये एंगल दिखाते वक्त हमें कितना बोलना पड़ेगा? एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से ए का कितना एंगल बन रहा है? तो ये बन रहा होगा 360 माइनस 60, 300 डिग्री। या तो 300 डिग्री बोलेंगे और नहीं तो -60 डिग्री बोलेंगे, -60 डिग्री। और नहीं तो बोलेंगे एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से वाई के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ 60 डिग्री। या तो इतना पूरा कहानी पका दो, ठीक है। तो ये डायग्राम देखने का एक तरीका हो गया। यहाँ ये हमने वेक्टर्स के आई कैप जे कैप वाली कहानी थोड़ी सी समझ ली। एक बार इसे क्लियर कर दूं, क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में रिविजिट किया जा रहा है पैरेललोग्राम लॉ को। ध्यान से देखिए, आप मुझे ये बताइए, ये एग्जाम्पल 3 है, 11th कंसेप्ट हो गया, उसको क्वेश्चन मत समझिए, इसे लिख दीजिए कंसेप्ट अपने कॉपी पे, और यहाँ इसे कर दीजिए 11th। अब आप यहाँ चेक करिए, ये जो आर वेक्टर आप देख रहे हैं, आर वेक्टर किन दो से मिलकर के बना हुआ लग रहा है? आप क्या इन दोनों से मिलकर के बना हुआ दिख रहा है? एफ एक्स और एफ वाई से मिलकर के ये आर बना होगा, क्या ऐसा दिख रहा है आपको? एफ एक्स कितना हो जाता? ए प्लस बी कॉस थीटा। एफ वाई कितना हो जाता? बी साइन थीटा। ये कितने डिग्री पे होते? 90 डिग्री पे। हाँ, लेकिन अब जो आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल लॉ यदि मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ट्रायंगल लॉ में आर क्या इन दोनों के भी सम के बराबर है या नहीं? इन दोनों के भी सम के बराबर तो है ही। ए प्लस बी भी है आर, और ये एफ एक्स प्लस एफ वाई भी है आर। आर जो है उसे आप ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, या इसे ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा। एफ वाई कितना? बी साइन थीटा। अब आप चेक करिए, यदि ये लिख सकते हैं, आराम से देख लीजिए लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा सोच भी लीजिए। यदि लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है कि अब हम इनके डाटा को ले जाके आर का वैल्यू यदि देखते, तो आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तब फिर वही पहुंच गए जहां थे, एफ एक्स स्क्वायर, फिर वही रिजल्ट आ गया। टेन अल्फा लिखते तो वही एफ वाई बाई एफ एक्स, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये आइडिया थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया? मतलब हम आई कैप जे कैप में भी कन्वर्ट करके फिर रिजल्ट लेंगे, तो वही फॉर्मूला मिलेगा जो दो वेक्टर का आपने सम करके देखा है। ठीक, अच्छा ये बताना, 11वां 11th वाला क्वेश्चन देख लो। ये थर्ड वाला जो लिखा है उसे 11th समझ लेना, अपने कॉपी पे 11th करके। ए मैन मूव्स इन फॉलोइंग मैनर, कौन से मैनर में वो नीचे लिखा गया है। ऊपर कर देता हूं डायग्राम तो दिखेगा आपको। यहाँ ये देखिएगा, पहला किधर गया है चेक कर लेना, एक्स से, और दूसरा ये
ये और ऐसे, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, पांचवा वाला ये, और इन सब के अलग अलग टोटल आपको बताने हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा ये सोचना है। तो 8 I cap plus 3 J cap। हाँ, यहाँ 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 एक सेकेंड, हमसे लिखने को क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। तो पहले वाले का तो आंसर वैसे ही आ गया, पहले वाले का आंसर तो वैसे ही दिख गया। पहले वाले का कितना हो गया 5, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दूसरा वाला डायग्राम मैं समझाता हूँ। 5 3, तो पहले वाले का क्या होगा? पहले वाले चित्र में यहां मैं फिर से बना रहा हूं, बताओ मुझे इसमें कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, 1 या 2? यहाँ तो इकलौता डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट को पूछेगा तो यही लिख लेंगे ना 5। तो वहां पे यदि 4 भी था ना। यदि आप कंपोनेंट बनाएंगे तब तो ये लिखेंगे 5 cos 37 I कैप प्लस 5 sin 37 5 sin 37 J कैप। और यदि आपको एस नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर क्या करने वाले हैं, मॉड में ले जाएंगे 5 cos 37 का होल स्क्वायर प्लस 5 sin 37 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और ये 5 ही तो आएगा। अरे तो मैं कंपोनेंट आई कैप जे कैप में क्यों लिखूं, हाँ कुछ बोल। सर वहां पे 4 भी दिया हुआ था ना। अच्छा, ओरिजिन से भी ओरिजिन से दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल वाला। थैंक यू, ये भी दिया हुआ है, तब 2 वेक्टर हो गए, ये S1 और ये S2, ठीक है। तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तब यहाँ चेक कर देता हूँ फिर से, सॉरी मैंने उस ओरिजिन से जो दिया हुआ था उसे नहीं ध्यान दिया, यहाँ फिर से देख लो। ये एक वेक्टर हो गया S1 और दूसरा वेक्टर हो गया S2। तो S2 जो 5 है, इसके आप 2 कंपोनेंट चाहें तो कर दे सकते हैं, 5 cos 37 और 5 sin 37, और S2 को अब भूल जाएंगे ऐसा सोच सकते हैं आप। जब उसके कंपोनेंट में आपने बदल दिया तो इसको भूल गए, हटा दिया ये। अब जो आपको जाना है, कहां से कहां तक जाना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। कहां से कहां, यहां से यहां। यहाँ क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, जिसमें S1 वाला कितना था 4, S1 वाला कितना दिख रहा है 4 यूनिट, और ये कितना हो गया है 5 इंटू cos 37, 5 इंटू 4/5 दैट इज 4, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5 दैट इज 3। तो अब ये जो रिजल्टेंट एस नेट दिख रहा होगा, एस नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 80 64 67, 64 प्लस 9 कितना हो गया 73 का रूट ऑफ है। आप इसको पसंद नहीं आया मान लेते हैं, फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन में 2 वेक्टर हैं, मैं फिर से चित्र बना रहा हूं, देखना यहाँ, ये एक ब्लू कलर वाला वेक्टर देखो, और एक ये दूसरा भी ब्लू नहीं, कलर बदल देता हूं, दूसरा ये ग्रीन कलर वाला वेक्टर देखो, और उनका नेट हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, एस नेट यदि मैं इसके लिए लिखना चाहता हूं तो एस नेट सोचते वक्त वेक्टोरियली चलते हैं, तो S1 प्लस S2 देख सकते हैं। S1 कितना 4 I कैप, और S2 कितना, तो 5 cos 37 I कैप प्लस 5 sin 37 J कैप। यहां से चेक कर लो ये कितना हो जाता, ये जो एस नेट देख रहे होते तो एस नेट कितना हो जाता, 8 I cap plus 3 J cap। हाँ एस नेट लिख लेते तो 4 I कैप, ये एस नेट जो आता प्लस 4 I कैप प्लस 3 J कैप। तो ये आप आई वाले 2 हो गए, 8 I कैप प्लस 3 J कैप, और इनका जब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड लिखते वक्त पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो 90 डिग्री वाले हैं, कितना हो जाता अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 64 प्लस 9 स्क्वायर रूट में
73 स्क्वायर रूट में। आप आई कैप जे कैप चाहे तो यूज कर सकते हैं। एक तरीका और मैं ये वर्ड को, ये कल ही टेस्ट देने जो बच्चे आए थे उनको हार्ड कॉपी दिया था, ये या आज जो आए हैं उनको हार्ड कॉपी दिया है। आप लोगों को आपके जो ग्रुप बना हुआ है विज्ञान वाला, उस पे मैंने सॉफ्ट कॉपी दे दिया है इस प्रैक्टिस वर्कशीट का, तो आप वहां उससे देख सकते हैं। और इंस्टीट्यूट आएंगे तो कहिएगा तो प्रिंट आउट मिल जाएगा। यहाँ ये प्रैक्टिस के लिए था केवल, यहाँ इसी के साथ आप सीख भी रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसे दूसरे, ये पहले वाले को बनाने का एक और तरीका समझिए, पहले वाले के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका समझिए। आपको पहले वाले के लिए जो आप देख रहे हैं, इस वेक्टर में एक वेक्टर ये है 4 यूनिट और एक ये है 5, 37 डिग्री पे। आप चाहें तो इनको शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको शिफ्ट कर सकते हैं। कहां पर चले आएंगे? आप चाहें तो शिफ्ट करके एक तो यहाँ 4 देख रहे हैं और एक इधर 5 देख रहे हैं, और यहाँ एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस से 37 बना रहा है ये 5 वाला। और आपको जो एस नेट चाहिए वो एस नेट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ S1 है, यहाँ S2 है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या लिख देंगे? एस नेट ये हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू cos 37। आप ऐसे भी पहुंच जाएंगे। आप क्या ये पसंद आया? ये बहुत ज्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में मुझे मॉड लगाना चाहिए क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, या एरो हटा के लिखना चाहिए एस नेट, तो उसका वैल्यू हमें दिख जाएगा। एंगल चाहिए तो अब एंगल के लिए फॉर्मूला था tan अल्फा वाला, वो यूज कर सकते हैं। यदि आपने एक और रास्ता, देखो ये रास्ता समझ में आ गया, इसी के देखने का एक और रास्ता ये हो सकता है कि आपने क्या किया कि एक जो था ये था 4 यूनिट यहाँ और एक था 5 यूनिट यहाँ, जिसके ये एंगल थे 37। तो आपने अब इस 5 को यहाँ से हटा दिया और इसके बदले इस तरफ लिख दिया है 5 cos 37 और इधर लिख दिया है 5 sin 37। अब एक नया डायग्राम फिर से बना लो, एक नया डायग्राम बना लो। इधर कौन कौन हो जाएगा? 4 भी है और 5 cos 37 भी है, ये मिलके हो गए 8। और ऊपर यहाँ कौन आ गया? ये 3 sin 37 करने से ये 3 आ गया। तो 3 और 8 वाले तो रिजल्टेंट यहाँ आप कैसे देखोगे? ये हो जाएगा एस नेट। फिर से एस नेट वाला यदि ये हो जाएगा तो एस नेट कैसे लिखेंगे आप? एस नेट कैसे लिखेंगे आप? एस नेट लिख सकते हैं फिर से, तो कहानी वही बनेगी 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप कहाँ पहुंचोगे? 64 प्लस 9 ये √73। आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप या तो ओरिजिन पे ले आइए सबके पूछ, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, x वाला अलग इकट्ठा करिए, y वाला अलग इकट्ठा करिए, फिर √f(x) स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। या तो आई कैप जे कैप में लेकर के लिख लीजिए सबको, फिर ऐड कर लीजिए। पांचवें वाले को चेक करिए, पांचवें वाले में कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपको? S1 S2 ऐसे सीधा ज्वाइन कर देंगे। हाँ, या तो सीधा ज्वाइन कर देंगे, लेकिन उसका भी लेंथ कैसे पता चलेगा? ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर लो ना यार, आपको एस नेट चाहिए ना, जब ये पक्का पता है तो शुरू हो जाओ। S1 प्लस S2 प्लस S3 इतने भी वेक्टर को ऐड कर सकते हो। आप एक काम करो, S1 पहले लिख लो। S1 लिखता हूँ 5 cos 30 i कैप प्लस 5 sin 30 j कैप। दूसरा देखिए S2 लिख रहा हूँ 4 cos 60 i कैप प्लस 4 sin 60 j कैप। चलिए तीसरा लिखिए S3, ये √2 cos 45 माइनस आई कैप प्लस √2 sin 45 j कैप। अब फिर इकट्ठा कर लीजिएगा, एस नेट आ जाएगा
आई वाला एक साथ लिखिएगा 5√3/2 प्लस 2 माइनस √2/√2, ये 1 हो जाएगा आई कैप, और दूसरा टुकड़ा आ जाएगा 5/2 प्लस 4 या 2√3 प्लस √2/√2, और ये जे कैप। अब आप एसनेट निकाल लीजिए। ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? मन के आंखों से दिख गया? ठीक है, चलिए। तो ये क्या मैं एक बार डिटेल फिर से लिख के समझाऊं? जिनके समझ में आ गया प्लीज वो हैंड राइज करें। तो आदित्य जैन बहुत बढ़िया, अभिनव बहुत बढ़िया, लव शर्मा बहुत बढ़िया, सक्षम अरे वाह बहुत बढ़िया, आदित्य, अपराजित, बालक, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें वेक्टर नाम है टॉपिक का, और ये मैथ्स में 12th में फिर से पढ़ाया जाएगा। इसके क्वेश्चन मैथ्स में भी आते हैं और इसके क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी इसके कंसेप्ट को यूज करना है, तो कहीं ना कहीं जरूर हम सीख जाएंगे, घबराना नहीं है। हाँ, 12th में फिर से आता है बहुत ज्यादा। 12th में फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट आता है और मैथ्स में पूरा डिटेल आपको मिलेगा। वो अलग से टॉपिक, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है, एक क्वेश्चन मेंस में भी रहता है वेक्टर का, मैथ्स में। तो आप लोगों को बार बार मौका मिलेगा इस टॉपिक में काम करने का, तो घबराना नहीं है। या तो एक बार में समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कोई नहीं, मैथ्स में फिर महेश जैन सर भी तो कोशिश करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब लोग लगे रहेंगे, कभी न कभी वो सुबह आएगी। समेशन सिंबल का मतलब पता है, और समेशन सिंबल का मतलब पता है कि आपने देखा 3 फोर्सेस हैं और ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम 0, समेशन F0। इसका मतलब आप यहाँ जो देख रहे हैं कि जब वर्ड आएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि बस नेट फोर्स 0। कभी भी वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए आप, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर। यहाँ पर चेक करो, यदि आप कहते हो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे हम देख रहे हैं फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 4 न्यूटन, एक लग रहा है 5 न्यूटन, और एक लग रहा है, तीसरा किधर लगेगा कि ये नहीं चले, तीसरा किधर लगा दो कि नहीं चले, और एक लग रहा है F3। ये F1 है आपके पास, ये F2 है आपके पास, और आपको बताना है कि F2 हो गया आपके पास, बताना है कि F3, फाइंड F3 if block is in equilibrium, then find F3। सर -4 आई कैप -5 जे। वो गजब, बहुत बढ़िया, सही जवाब, बहुत बढ़िया। क्या करना है? तो करना है हमें F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। तो 4i प्लस 5j प्लस F3 इक्वल्स टू 0। तो F3 हो गया, सिंपल आइडिया, -4i -5j के बराबर। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा? जो भी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम करके 0 से इक्वेट कर दो। ये आइडिया इक्विलिब्रियम का क्या थोड़ा बहुत समझ में आ गया सबके? ये ब्लॉक रखा हुआ था और इक्विलिब्रियम में दिख रहा था। ऐसे ही चेक करिए, यदि आपके सामने आ जाता है एक ब्लॉक और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F1, 60 न्यूटन का है, 60 ज्यादा हो जाता है यार, कैलकुलेट भी तो मुझे करना है, 6 न्यूटन का है, और ये 6 न्यूटन का है, और यहाँ एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर एक वेक्टर है F2, इधर है F3, इधर है F4,
F4 वाला जो है ये है 4 न्यूटन और F3 वाला जो है वो 2 न्यूटन। आपको ये बताना है कि यहाँ F नेट कितना होगा और F2 वाला है 7 न्यूटन। आपको बताना है कि यहाँ F नेट कितना है, F नेट देखना है इस जगह। तो F नेट कितना होगा ये हम ढूंढते वक्त क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो एक आइडिया मैं देता हूँ, या तो 5 i cap plus 2 root 3 हाँ। minus 2 j cap। हाँ बहुत बढ़िया। तो एक आइडिया देता हूँ कि सबको आई कैप जे कैप में बदल दो फिर इकट्ठा कर लो, और दूसरा आइडिया देता हूँ कि मत ऐसा करो, आई कैप जे कैप में बदल के लिखो मत, डायग्राम को देखो। इधर 7 न्यूटन नाम भूल जाओ, राम मोहन सोहन कौन है, और इधर 4 न्यूटन और इधर 2 न्यूटन, और इधर जो था ना वो जो एक्स वाई पे नहीं दिख रहा था उसके टुकड़े करो। इधर आएगा 6 cos 60 जो कि 3 हो गया, और इधर हो जाएगा 6 sin 60 जो कि √3 हो गया। ठीक है, अब आप चेक करिए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन बड़ा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन बड़ा दिख रहा है? तो लेफ्ट साइड में है 4, राइट, फिर से एक बार चित्र बना लेते हैं। लेफ्ट साइड में था 4 और राइट साइड में दिख रहा है 7 + 3 10। ऊपर दिख रहा होगा 3√3 और नीचे है 2। ये 3√3 को आप कह सकते हैं 5.1। अब यहां से आप देखिए ये नेट के लिए ये हो जाएगा 3.1 और इधर हो जाएगा 6, और रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एफ नेट √6² प्लस 3.1 का स्क्वायर, 3.1 का स्क्वायर। हाँ 3 ले सकते हो लगभग में, 6² प्लस 3² लगभग में, ये हो जाएगा एफ नेट। तो क्या मैं मान के चलूं कि ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा? यस सर। एक ब्लॉक पे देखना ना ऐसे कई फोर्स हैं, 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, यहां देखना ये 12 न्यूटन, 6 न्यूटन। मुझे बताओ एफ नेट कितना होगा? 5 kg का ये ब्लॉक है, एक तो एफ नेट बताना है और दूसरा एक्सलेशन बताना है। तो यहाँ पर सम करेंगे, तो कैसे सम किया जाए? ध्यान से देखना, रस्सा कस्सी का खेल। लेफ्ट साइड 12, राइट साइड 12, लेफ्ट साइड 6। तो नेट कितना आ जाएगा? नेट आप कलर बदल देते हैं, ब्लैक कलर से देख रहे हैं। नेट वाला इधर हो गया 12 - 6 और ऊपर नहीं नीचे आ गया 10 - 2। तो अब एक और नया डायग्राम बना लेते हैं, इधर हो गया 6 और इधर हो गया 8। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा √8² प्लस 6² दैट इज 10 न्यूटन, और एक्सलेशन यहाँ लिख देंगे F/m। एफ नेट कितना है? 10/5 दैट इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और जाता किधर दिखेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ब्लॉक जाता दिखेगा। और कितना फोर्स लगा दें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? यही 10 न्यूटन अपोजिट। 10 न्यूटन अपोजिट यदि हम लगा देंगे तो उसके कंपोनेंट ऐसे ही बन जाएगा -6 i कैप प्लस 8 j कैप, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आपको जब कई वेक्टर्स इकट्ठे करने का मन करे तो ये एक चित्र बना लेना, फोर्स समझ लेना, रस्सा कस्सी का खेल। एक्स अलग इकट्ठा कर लो, वाई अलग इकट्ठा कर लो, एफ एक्स एफ वाई दिख जाएगा, फिर रिजल्टेंट बता दो। यहाँ इस बात तक जब आप चले आए हो तो यहाँ देखिएगा यही कहानी आपसे बताया जा रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वेट जो होता है किसी ब्लॉक का, वेट का हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं आप mg, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल 0, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं बनता, या लिखते भी तो mg cos 90 0, तो हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अच्छा, 14 वाले में यदि कोई नेट फोर्स निकालने को कहे तो फिर हम क्या करने वाले हैं? याद आ गया? टुकड़े
टुकड़े करते चले जा सकते हैं। और सबको सबके पूंछ को रखना ओरिजिन पे, ध्यान रखना, सिर को दूर भगा देना, फिर एक्स वाई कंपोनेंट बना लेना, फिर ऐड कर लेना, आई वाला अलग, जे वाला अलग। ठीक, यहां पर चेक करिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक वेक्टर है और एक डायरेक्शन की चर्चा की गई है। तो बताओ कि आपको वेक्टर जब लिखना है, वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े होंगे ना। यदि वेक्टर मैं कह देता हूं सी, तो सी वेक्टर के दो टुकड़े होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो यहां बताना मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना कहा गया है, 50 न्यूटन, और किसके पैरेलल है, -4i + 3j। तो उसको उस 5 से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे किसी वेक्टर को तो पैरेलल वाला यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, तो वही तो चाहिए था मुझे, उसी के पैरेलल है। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 5 10 जा, न्यूटन को छोड़ दो अभी, -40i कैप + 30j कैप। चाहो तो आप न्यूटन लिखो बाद में, या ये पहले ही लिख देना दोनों के साथ। तो क्या ये आइडिया समझ में आ गया? 15 नंबर हैंड राइज करिएगा यदि समझ में आया हो तो। अभिनव, आदित्य जैन, बहुत बढ़िया, सक्षम, बहुत बढ़िया, लव शर्मा। तो हम लोगों ने ये देख लिया पैरेलल डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करके। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ इसे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए और मुझे बताइए, ये है पार्टिकल 6 मीटर पर सेकेंड से, और किस डायरेक्शन में है वो बता रहा है, किस डायरेक्शन में है ये हमें बता रहा है, चेक कर लेना। तो फिर से क्या कर देते हैं, अरे यार कैसे कैसे हो रहा है, नहीं हो गया, हो गया, अब ठीक है। क्या उस वाले का स्पेसिफिक से वो सिलेक्ट हो गया सर। अच्छा अब नहीं ना है, अब मैं आराम से, रुक जाओ, अभी ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो कार है ये, अरे अपना क्वेश्चन तो भाग गया, सर वो जो कर्सर सा आ रहा है ना सर, उसको बस ऊपर खींचो सर, हो जाएगा। किसको? चला गया, वाह वाह, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और क्या कह रहा है, डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड हमें पता है 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का डायरेक्शन 6 मीटर पर सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ध्यान देना, 2i + 2j - k अपॉन √2² + 2² + 1², -1² मत कर देना, 1², जो -1 का स्क्वायर, 1²। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। एंटी पैरेलल रहता तो पीछे एक माइनस लगा देते, पैरेलल है तो ये काम हो जाएगा। ये एंटी पैरेलल वाला 17 नंबर चेक करो, वेक्टर एक डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, एक डी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और क्या होगा, डायरेक्शन। ध्यान से देखना मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह रहा है, √12² + 5² जो है उसका डबल है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे देखोगे, 3i - 4j अपॉन 5, और एंटी पैरेलल है तो पीछे -1 लगा लो। ये बात समझ में आई, मैग्नीट्यूड को डबल किया, और किसके मैग्नीट्यूड को, जिसके मैग्नीट्यूड का डबल वो कह रहा था, मैग्नीट्यूड निकाला। और डायरेक्शन के लिए क्या लिया, पहले वेक्टर देखा, वेक्टर के यहाँ क्लियर करके मैं फिर से 17 बताता हूं। मुझे ये बताओ, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे कह देता हूं मैं a और इसे कह देता हूं मैं b, बताओ। और ये जो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर, ये वेक्टर मैं कह देता हूं c। तो c वेक्टर किसके बराबर होगा,
तो सी वेक्टर का पहले बताओ मैग्नीट्यूड किसके बराबर कहा गया है? ए के मैग्नीट्यूड का डबल। और सी का डायरेक्शन किसके बराबर कहा गया है? बी के डायरेक्शन के अपोजिट। तो हमारा सी बनेगा कैसे? तो सी का मैग्नीट्यूड उठाएंगे और उसके डायरेक्शन लेंगे। सी का मैग्नीट्यूड आएगा कैसे? 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहां से आएगा? माइनस बी कैप से। तो अब यहां पर डाटा उठा के रख दो, 2 अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 3i माइनस 4j बाई 5। ये आइडिया समझ में आया? टफ है, बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। जिनके समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज करें। कोने में हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। अब ये बताओ, यहाँ तक हम लोग आ गए, क्या एक बार और समझाऊं? नो हाँ, ये आप इस माइनस को 3 के साथ मत समझिएगा, इसके साथ समझिएगा, पूरे के साथ, पूरे के साथ। तो ये जिन जिन के समझ में आया प्लीज एक बार हैंड राइज करें। 2 लोग आ गए, आदित्य, सक्षम, और यहाँ पर आ गए शुभ्रांशु, ध्रुव, यश। 3 लोग ये। बाकी जो और 2 बच्चे हुए हैं, अभिनव, आदित्य और अपराजित, क्या मैं एक बार समझाऊं? नहीं, अभिनव सीरियसली सुन रहा है। अभिनव एक बार और समझाऊं? सर ये जो बी है ये 3i माइनस 4j अपॉन 5 है, तो मुझे ये समझ नहीं आया अपॉन 5 कैसे आया। हाँ हाँ, देखो हमारे पास यदि कोई वेक्टर होता है ना, हमारे पास यदि कोई वेक्टर होता है तो वेक्टर में क्या करते हैं? वेक्टर में उसके लेंथ से जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। तो बी वेक्टर हमने किसको कहा है? बी वेक्टर हमने लिखा है, ध्यान देना, 3i माइनस 4j को। और बी का मॉड कितना होगा? ये होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। और बी कैप कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी अपॉन लेंथ ऑफ बी। ये हो गया 3i माइनस 4j बाई 5। और माइनस बी कैप कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 3i माइनस 4j बाई 5। क्या ये आइडिया समझ में आया अब? यस सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, यहां पर है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। काइनेमैटिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो, 19। अब बताओ, एक कार किधर जा रही है? पहले नॉर्थ, बाद में किधर जा रही है? राइट टर्न लेता है। नॉर्थ में चलते हुए राइट टर्न लो, राइट टर्न क्या दिखेगा? वेस्ट या ईस्ट? ईस्ट। तो पहला है नॉर्थ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पहले किधर जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट बगल में लिख लो, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो 5, ये हो गया वी इनिशियल, और बाद में क्या दिख रहा है? वी फाइनल, ईस्ट, राइट टर्न ले लिया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और हम चाहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, का मतलब वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। अब ध्यान से देखो, 2 वेक्टर जिनको हम ऐड करने वाले हैं उनको पहले चित्र बनाते हैं। पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये कौन सा? वी फाइनल, ओ सॉरी, वी फाइनल। फिर किसको ड्रॉ किया? वी इनिशियल, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, माइनस वी इनिशियल चाहिए। तो माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल दोनों है 5-5, तो रिजल्टेंट कौन हो जाएगा? 5√2। ये डेल्टा वी। और डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा डेल्टा वी का। और ये आपको मैग्नीट्यूड दिख गया और डायरेक्शन भी दिख गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? जिन जिन के समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें एक बार। बहुत बढ़िया। आप लोग जिन लोगों के समझ में आया, बहुत बढ़िया। अभिनव, अरे वाह, सक्षम, बहुत बढ़िया। लव, आदित्य, अपराजित, बालक कहाँ हो?
आप लोग किसी भी चैप्टर में जैसे वेक्टर से कंफर्ट चाहते हैं तो आपको मात्र 500 क्वेश्चन बनाने होंगे। यदि 500 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो एक्सपर्ट, यदि 150 बना लेते हैं तो मतलब टॉपिक समझ में आने लगा। और सर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो HC वर्मा किताब उठाते हैं जो हर एक आपको बनाने ही बनाने हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे करीब 40-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपकी जो DPP में 30-40 क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस जो दिया है उसमें 25 क्वेश्चन अभी दे दिया था, और ऐसे 25-30 का बीच में 2-4 बार मैं दे ही दूंगा। और एक्सरसाइज बनाएंगे तो 30 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। तो 150-200 तक मैं पहुंचाऊंगा, 500 आपको पहुंचना है। हाँ, अलग बात है 12th में महेश जैन सर अलग से 500 और बनवा देंगे, तो 1000 के बाद तो आप लोग मतलब एकदम सचिन तेंदुलकर हो गए वेक्टर। ना ना, अपन को ये जो डिफाइन हम कर रहे हैं ना उस पे फोकस होना है। अब यहाँ देखना ना एक पॉइंट, अभी अब टाइम है आप लोगों के पास 5 मिनट, 10 मिनट, इसके 5 मिनट देखो। यदि मैं ये कह देता हूं ना कि वेक्टर आप समझ रहे हैं